क्या वो आपसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं इस यात्रा में? हमारे मुसलमान भाई, हाँ। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, हम दोनों के खिलाफ हैं। जहाँ ओवैसी के खिलाफ है तो वही आरएसएस के खिलाफ भी है। भाजपा हट जाएगी जिस दिन मोदी हट जाएंगे, जिस दिन अमित शाह हट जाएंगे, अपने आप इन लोगों में भय दूर हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन तो कांग्रेस के दौर में ही शुरू हो गया था, वो जो पूंजीपतियों के हाथ में धन जाना था। पब्लिक सेक्टर में हमने कभी असेट बेचे नहीं हैं। हिमाचल में आपके सीएम बने, बनते ही डीजल के 3 रुपये दाम बढ़ गए, तो वहाँ क्या महंगाई नहीं है? टैक्सेशन पॉलिसी केंद्र पर की सरकार पर निर्भर करता है बनस्पत राज्य की। यात्रा में हम देख रहे हैं कि ये बड़ी आध्यात्मिक यात्रा जैसा कुछ साउंड कर रही है। पॉलिटिकल नुक्ता कहाँ है इस यात्रा में? इसमें ठोस एजेंडा कहाँ दिखता है? ठोस एजेंडा हमारा, जितनी तेजी से परिवार गरीबी रेखा के ऊपर उठे उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आज हमारे साथ दिग्विजय जी हैं। और दिग्विजय जी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके मुख्य शिल्पकार हैं। आज इनसे बात करेंगे इस यात्रा के बारे में और इस यात्रा के मुद्दों के बारे में। सर, सबसे पहले सवाल तो यही कि इस यात्रा का कांग्रेस को क्यों ज़रूरी लगा? पहली बार हम देख रहे हैं कि आप लोग पैदल चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो सीनियर नेता है। इससे पहले भी यात्राएं होती रही होंगी देश में, कोई रथ पे करता है, कोई रोड शो होते हैं, लेकिन पैदल यात्रा और इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों आप लोगों को ये शुरू करनी पड़ी? इस देश में हजारों वर्षों से यात्राओं का महत्व है और पदयात्रा ही एक माध्यम है जिससे कि बहुत ही जीवित जनसंपर्क जनमानस से, आम जनमानस से होता है। राहुल जी कई वर्षों से इस बारे में उनका सोच था। उदयपुर चिंतन शिविर में ये तय हुआ, कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हमें भारत जोड़ो यात्रा करनी है और उसकी व्यवस्था के लिए जो कमेटी बनी उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो ना मैं शिल्पकार हूँ ना मैं और किसी रूप में हूँ, जो एक चेयरमैन का दायित्व होता है उसको मैंने निभाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता ये कहते हुए कि मुझे सभी का सहयोग मिला। मैं हमेशा टीम वर्क में विश्वास करता हूँ। अपनी टीम चुनी, चुनने के बाद उनको अधिकार दिया और उनको खुद को अपनी सहयोगी चुनने का अधिकार दिया। काम बांट दिया। काम बांटने के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हर व्यक्ति जिसको काम बांटा गया उसने बखूबी निभाया। इस यात्रा में आप लोग जो इश्यूज लेकर चल रहे हैं, क्या उनसे आप लोग डील कर पाएंगे? नफरत और डर, और ये इस यात्रा के बाद आप कोई बड़ी यूनिटी की भी बात करेंगे विपक्षी दलों? एक बात समझ लीजिए कि ये देश में जितने भी हमारे जिन्हें अवतार माने जाते हैं, उन्होंने सदैव प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का ही मार्ग चुना है। और हमारा सनातन धर्म भी यही है। कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें कि इस बात को इतनी स्पष्टता से कहा जाए कि पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। और जो हमारे नारे लगाते हैं तो उसमें हम लोग प्राणियों में सद्भावना हो। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है? सद्भावना है। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते कि हमारा ही कल्याण हो, बाकी का सबका कल्याण ना हो। तो इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो है मूल रूप से नफरत के खिलाफ, प्रेम और सद्भाव के लिए और निडरता से सत्य का साथ देना और असत्य का सामना करना, यही हम लोगों का मूल उद्देश्य है। अच्छा, वे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई भी है। आप लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ नारों में हम देख रहे हैं अभी। तो क्या इतना काफ़ी रहेगा? नारों तक सीमित नहीं है पुनिया जी।
ये हमारे मूल में है, हम्म, ये हमारे भारतीय संविधान में है, हम्म, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में है शुरू से। हम्म, और कांग्रेस ही एक सा दल है जिसने कभी भी धार्मिकता के और धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों को के साथ कभी समझौता नहीं किया। हम्म, ना हिंदू महासभा से किया, ना मुस्लिम लीग से किया, हम्म, ना भारतीय जनसंघ से किया, ना भाजपा से किया। हम्म, कोई दूसरा ऐसा दल नहीं है देश में हम्म, जिसने भाजपा से और भारतीय जनसंघ से मिलकर सरकारें न बनाई हो या समझौता ना किया। हम्म, इसलिए हमारी लड़ाई तो इस देश में जो हमारी सनातनी परंपरा है, वो सनातनी परंपरा के माफिक ही भारत का संविधान बना है, जहाँ हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, ये भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से हिंदू राष्ट्र की बात करता है। अगर ये बात है तो उनका खुलकर कहना चाहिए हमको भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में हिंदू राष्ट्र का कोई जिक्र नहीं है। मैं नेपाल का आपको उदाहरण देता हूँ। वहाँ 95% से अधिक हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र कहा जाता था, लेकिन राजकीय व्यवस्था गई, जब प्रजातंत्र आया, उन्होंने नेपाल के संविधान में हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की है। तो ये एक जितने भी हमारे विश्व में जो धर्म के आधार पर राष्ट्र बने हैं, वो कहीं सफल नहीं हुए हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप देख लीजिए हालात क्या है। ईरान, पाकिस्तान हमारे सामने। इसलिए इस देश में, इस विश्व में आज इतने जाति उपजातियां धर्म हैं कि उस देश को अगर आगे बढ़ना है तो सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा ना। और यही भारत की विविधता तो अद्भुत है, जहाँ की 18 से ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। भाषा में विभिन्नता है, जातियाँ, प्रजातियाँ, संप्रदाय, ऐसे विविधता के वातावरण में जब तक एकता नहीं होगी विविधता में, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हमारी भारत जोड़ो यात्रा है। अच्छा, लेकिन जिस समुदाय के खिलाफ सबसे ज़्यादा नफरत फैलाई गई है, क्या वो समुदाय इस यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहा है? और इसी में मैं पूछना चाहूँगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन लोगों को दवेम दर्जे का नागरिक भी बना दिया गया है। जब भी आप सत्ता में आए तो उनको दोबारा मेन स्ट्रीम करने के लिए आपके पास ठोस एजेंडा क्या है, या क्या वो जुड़ाव भी महसूस करें इस यात्रा से? भारतीय संविधान का पालन करना ही उनको विश्वास में लेना है। भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, न उसके साथ उसको प्रताड़ित किया जा सकता है। इसलिए हमें केवल भारतीय संविधान को सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है। जो लोग डरे हुए हैं, एक तो नफरत का हो गया, जो एक तो नफरत से जो पीड़ित समुदाय है, एक जो लोग डरे हुए हैं सोसाइटी के अलग अलग। जिस दिन ये भाजपा हट जाएगी, जिस दिन मोदी हट जाएंगे, जिस दिन अमित शाह हट जाएंगे, अपने आप इन लोगों में भय दूर हो जाएगा। कैसे हटाएंगे आप? मतलब खाली इस यात्रा को चुनाव में ही हटाएंगे और क्या हटाएंगे? नहीं, इसमें इस यात्रा में हम देख रहे हैं कि ये बड़ी आध्यात्मिक यात्रा जैसा कुछ साउंड कर रही है। पॉलिटिकल नुक्ता कहाँ है इस यात्रा में? इसमें ठोस एजेंडा कहाँ दिखता है? ठोस एजेंडा हमारा आप देख लीजिए। हाँ, नंबर 1 महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक उन्माद, ये 3 हैं जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हमारे पूरे हैं। गरीबी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है?
कुछ चंद लोग ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? क्या इस आर्थिक असमानता में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? जी, क्या इस आर्थिक असमानता में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एलपीजी इसमें तो आप 19 सुन लीजिए, 2014 तक असमानता घटती जा रही थी। इसे कुजिनी कोएफिशिएंट कहते हैं, यहाँ जीनी कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, जहाँ अमीर और गरीब की खाई का फर्क देखा जाता है। तो यूपीए सरकार में जितनी तेजी से परिवार गरीबी रेखा के ऊपर उठे, उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसमें तो ये भी कहा जाता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसके मानक बदले गए थे, उसकी वजह से वो ना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के क्योंकि वो बहुआयामी गरीबी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर इंडिकेटर वो शिफ्ट हुए, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये हम लोग नहीं बदलते हैं, ये यूनिफॉर्म इंटरनेशनल फोरम्स पे यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो उसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हर इंडिकेटर में हमारे सुधार हुआ था। अच्छा, आप लोग आर्थिक असमानता की बार बार बात कर रहे हैं, मैं इस पे एक ये पूछना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन तो कांग्रेस के दौर में ही शुरू हो गया था, वो जो पूंजीपतियों के हाथ में धन जाना, तो उसी देखिए, आप हमेशा समझ लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट्स बेचना दो में फर्क है। पब्लिक सेक्टर में हमने कभी असेट बेचे नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट किया है, प्राइवेट कैपिटल को इनवाइट किया है, लेकिन कंट्रोल तो सरकार कर रहा है, नीतियां सरकार बन रही हैं। उनमें SC/ST का रिजर्वेशन भी होगा, जिस दिन प्राइवेट हो जाएगा SC/ST रिजर्वेशन बंद, रिजर्वेशन। तो इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन की आप बात करते हो, प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट और सेल में फर्क होता है। अच्छा, एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं, हिमाचल में आपके CM बनते ही डीजल के 3 रुपये दाम बढ़ गए, तो वहाँ क्या महंगाई नहीं है? जहाँ पे उससे क्या महंगाई नहीं? बात ये है, दूसरी बात सुन लीजिए, बात यह है कि हर स्टेट को अभी टैक्स लगाने का अधिकार मिला हुआ है। GST जिस फॉर्मेट में लागू की गई है, यहाँ कभी सफल हो नहीं सकती। ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि GST के फॉर्मेट पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। जहाँ तक आपने हिमाचल की बात की है, हिमाचल के बारे में हम लोग ये देखें तो टैक्सेशन पॉलिसी केंद्र पर की सरकार पर निर्भर करता है, बनस्पत राज्य की। तो वो आज हमारे सामने ये है कि जब तक केंद्र सरकार में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स जिन्होंने बढ़ाया है, 3 रुपये हुआ करता था डीजल पर, 32 रुपये हो गया। पेट्रोल पे 9.5 रुपये होता था, वो 33-34 रुपये हो गया। तो अगर वही 2014 के लेवल पर आप ले आए तो 20-22 रुपये लीटर तो ऐसे ही कम हो जाएगा। आपने 3 रुपये लीटर की जो बात की है, वो तो क्या बहुत कम है। अच्छा, एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी लड़ाई आप लेके चल रहे हैं, इसको सिर्फ आप इलेक्टोरल गेन तक देखते हैं ना, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी भविष्य में तो जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार हैं? प्रजातंत्र का रास्ता ही जो है, विपक्ष का रास्ता जनता के पक्ष में होता है। यदि सत्ता पक्ष हम लोगों की बात नहीं सुनता है तो जन आंदोलन होगा ही, इसे कौन रोक सकता है। और वो भारतीय संविधान में हमें इजाज़त है, आंदोलन करने का अधिकार है। अच्छा, बस आखिरी सवाल है, जैसे आदिवासियों का और दलितों का मुद्दा, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के मुद्दे बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने राहुल गांधी से पूछा था, 19 साल के एक आदिवासी लड़के का इनकाउंटर किया गया, तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया उसे। तो ऐसे ऐसे मुद्दे तो आते रहते हैं आदिवासी, और वहाँ पर पैसा एक्ट भी ढंग से आप लोग लागू नहीं कर पाए हैं, जो कि BD शर्मा और बिल्कुल, पैसा एक्ट के रूल्स राज्यों ने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है
पेशा कानून के अंतर्गत कंसेंट आवश्यक है, होना चाहिए। कंसल्टेशन नहीं होना तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, कुछ नक्सलाइट क्षेत्र में आदिवासियों को गुमराह किया गया है। उसमें कहीं वायलेंस अगर हो जाती है तो इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, लेकिन उसकी हमेशा से जांच होना चाहिए और करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे आदिवासी हैं, तो उसमें पेशा एक्ट को लेकर अभी आदिवासी दिल्ली भी आए थे। आप लोगों की बात हुई? हाँ बिल्कुल। मैं तो शुरू से, मैंने तो पेशा के नियम में सारे बना दिए थे, उसके बाद भाजपा ने उनका पालन नहीं किया जी। ग्राम सभा को मैंने पूरा अधिकार दे दिया था जी। शुक्रिया दिग्विजय जी, आपने हमें समय दिया और लगभग सारे इश्यूज पे बात हुई आपसे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिस समुदाय के खिलाफ नफरत की सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे लो जल रही है, उसके ऊपर आप लोग अभी भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? और कैसे बात करेंगे? आप नाम भी नहीं ले रहे हैं, और जो चिन्ह आप ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं। कब बना किया मैंने? और अगर एजेंडा की भी बात करें तो हमारा एजेंडा वो साफ क्या है। वो आपसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं इस यात्रा में? हमारे मुसलमान भाई। हाँ, देखिए, हम लोगों ने तो कम से कम हिंदू मुसलमानों के हमेशा पक्ष में काम किया है, और इस धार्मिक उन्माद फैलाने वाले चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम दोनों के खिलाफ है। जहाँ ओवैसी के खिलाफ है तो वही आरएसएस के खिलाफ भी है। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियनों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। जो उनके ऐसा हुआ है तो सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो अपनी बात कह सकता हूं कि मैंने मेरे कार्यकाल में इन लोगों को सख्ती से कार्रवाई की इनके खिलाफ। जी, शुक्रिया, धन्यवाद।